Hello students, in this video we will discuss about the physical properties of alcohol and some chemical properties of alcohol। तो सबसे पहले है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल। जैसे अल्कोहल जनरली आप देखते हैं कि मोस्टली तो वह लिक्विड स्टेट में ही पाए जाते हैं अधिकतर, और इनका एक स्पेशल जो है ऑर्डर भी होता है, स्मेल भी पाया जाता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट से रिलेटेड, लोअर मेंबर्स आर कलरलेस लिक्विड हैविंग कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर और जनरली दे हैव प्लीजेंट ऑर्डर। तो एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है एंड बर्निंग टेस्ट भी होता है। एंड वाइल द हायर मेंबर्स लगभग हैविंग द कार्बन मोर देन 12 कार्बन एटम, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन की संख्या 12 या 12 से ज़्यादा है, दे आर जनरली कलरलेस एंड ऑर्डरलेस वैक्स लाइक सॉलिड। वो कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस भी होते हैं और वैक्स लाइक सॉलिड होते हैं। सेकंड है मीन्स जैसे जैसे मास बढ़ेगा ये लिक्विड से सॉलिड की तरफ चले जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट है तो एल्कोहल्स का जनरली बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है देन द करस्पॉन्डिंग मेंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड हैलो एल्केन ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि अल्कोहल के मॉलिक्यूल के बीच में भी क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ये डॉटेड लाइन के द्वारा हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस तरह से ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण मॉलिक्यूल क्या होते हैं, पास जो है स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं एक दूसरे के से, इसलिए उनको सेपरेट करना डिफिकल्ट होता है। यही कारण है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट भी हायर होता है इन कंपैरिजन टू हैलो एल्केन्स एंड ईथर्स। एंड जबकि ईथर का तो सेम ही मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होने के बावजूद भी बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का ज़्यादा होता है। वो इसलिए क्योंकि ईथर में दोनों साइड में बल्कि ग्रुप होते हैं, जिससे इसके इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता कम होती जाती है। और यही कारण है कि ईथर का बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है जबकि अल्कोहल का ज़्यादा होता है। और यदि हम आइसोमेरिक अल्कोहल्स देखते हैं तो आइसोमेरिक अल्कोहल्स में प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, देन सेकेंडरी और सबसे कम टर्सरी। ये इसलिए क्योंकि प्राइमरी मतलब लॉन्ग चेन है, कोई साइड ब्रांचिंग नहीं है, सेकेंडरी में साइड ब्रांचिंग बढ़ जाती है और टर्सरी में और भी ब्रांचिंग इंक्रीज़ होती है। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज़ होती जाएगी सरफेस एरिया कम हो जाएगा और वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का स्ट्रेंथ भी रिड्यूस होता जाता है, डिक्रीज़ होता जाता है, जिससे बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज़ होगा। तो प्राइमरी में कोई ब्रांचिंग नहीं है इसलिए सरफेस एरिया ज़्यादा है, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा होगा, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी एंड टर्सरी आइसोमेरिक अल्कोहल। यहाँ क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होते हैं, बस साइज पर डिपेंड होता है। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। तो जनरली आपने देखा होगा यदि आप अल्कोहल को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं इजिली डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो लोअर मेंबर्स जनरली क्या होते हैं, दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। और वो क्यों, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन अल्कोहल एंड वाटर, मीन्स दे फॉर्म इंट्रामॉलिक्यूलर टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वाटर। अल्कोहल जो होते हैं ये वाटर में इजिली डिज़ोल्व होते हैं लोअर मेंबर्स, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है वाटर के साथ, तो कम्प्लीटली मिसिबल हो जाते हैं। लेकिन बट द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। जैसे जैसे मास बढ़ता जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता उसमें कम होती जाती और वह उसकी सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाती है। यदि हम आइसोमर्स में देखेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विथ ब्रांचिंग। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाती है एक पर्टिकुलर टाइप के जो आइसोमर्स हैं सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। क्यों इंक्रीज़ हो जाती है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होने का कारण ये है कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी तो जो कार्बन की संख्या है वो एक पर्टिकुलर छोटे से स्ट्रेंथ में हो जाएगी और चारों तरफ से वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। मीन्स जो नॉन पोलर पार्ट है कार्बन एटम्स वो उनकी संख्या और उसका जो साइज़ होता है वो कम होता जाता है। तो इससे क्या होगा कि जो सॉल्युबिलिटी, ये मेन कारण है इसका कि एज द ब्रांचिंग इंक्रीजेस द सरफेस एरिया जो है ऑफ नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन पार्ट डिक्रीजेस। नॉन पोलर जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है उसका सरफेस एरिया डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है। और यही कारण है कि सॉल्युबिलिटी मीन्स आउटर साइड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट हो जाएंगे एक सरफेस एरिया में, तो ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। तो प्राइमरी वाले की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी, सेकेंडरी की सॉल्युबिलिटी थोड़ा ज़्यादा होगी और टर्सरी यहाँ पर और भी ज़्यादा सॉल्युबल हो जाएगा, ये इन केस ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल्स। तो बॉइलिंग पॉइंट जबकि उल्टा है, बॉइलिंग पॉइंट प्राइमरी का ज़्यादा है
टर्सरी का कम है, जबकि सॉल्युबिलिटी टर्सरी की सबसे ज़्यादा होगी, प्राइमरी की सबसे कम होगी। नेक्स्ट है अल्कोहल्स जो होते हैं दे आर लाइटर देन वाटर ऑल्दो द डेंसिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। जबकि जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा इसकी डेंसिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। तो डेंसिटी मास बढ़ने के साथ साथ इंक्रीज़ होती जाती है। नेक्स्ट जैसे इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट्स है, मेथेनॉल जनरली क्या होता है पॉइजनस नेचर का है एंड इट मे कॉज ब्लाइंडनेस और इवन डेथ। इससे डेथ भी हो सकती है यदि हमने बॉडी में हमारे 5% से यदि ज़्यादा मेथेनॉल यदि ले लिया, थोड़ा सा भी यदि पहुंच गया बॉडी में, तो इससे हम अंधे हो सकते हैं, ब्लाइंड हो सकते हैं या फिर डेथ भी हो सकती है। तो कई बार हम ऐसे खबरों में भी सुनते हैं कि जो है ना जहरीली शराब पीने से इतने लोगों की डेथ हो गई है। तो वो जहरीली शराब यही है, मतलब उस वहाँ पर एथेनॉल के साथ इस मेथेनॉल को मिक्स कर दिया गया है। तो एथेनॉल में यदि 5% भी यदि मेथेनॉल है तो ये हमारे मौत का जो है डेथ का कारण रीज़न हो सकता है। जबकि एथेनॉल इज़ नॉन टॉक्सिक इन नेचर, ये नॉन टॉक्सिक नेचर का होता है एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। और ये मतलब मेडिसिनल पर्पस या ड्रिंकिंग पर्पस से इसका यूज़ किया जाता है एथेनॉल का। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थे, सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल में जनरली अल्कोहल्स जो होते हैं दे आर वर्सेटाइल कंपाउंड एंड अल्कोहल्स बिहेव एज बोथ न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल, दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। तो जैसे जनरली ये न्यूक्लियोफाइल तो ऑलरेडी ही होते हैं ROH, यदि न्यूक्लियोफाइल है तब किस तरह से रिएक्शन होगी। इस पर 2 लोन पेयर है, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है जिन्हें हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। ये वहाँ अटैक करेगा जिस कार्बन पर क्या होगा पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, मीन्स जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी पाई जाती है तो ये वहाँ पर अटैक करेगा और इस तरह से आगे जो बॉन्ड बनेगा RO, यहाँ पर ये जुड़ जाएगा C और ये हो जाएगा H और ये पॉजिटिव चार्ज इधर पर आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन को जो है पॉजिटिव चार्ज के रूप में जो है ये रिमूव हो जाएगा ROC, ये इलेक्ट्रॉन मतलब इसके इलेक्ट्रॉन इधर पर चले जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, ये इधर की ओर आ जाएगा। तो इस तरह से प्लस हाइड्रोजन आयन, तो ये बॉन्ड बन जाएगा, मीन्स OH में से H रिमूव हो जाएगा और ऑक्सीजन के साथ कार्बन ऐड हो जाएगा। तो OH बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी यदि मान लीजिए हमने अल्कोहल को किसके रूप में कंसीडर किया है, यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल की तरह यदि यूज कर रहे हैं तो OH बॉन्ड ब्रेक होता है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है अल्कोहल, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल तब बिहेव करता है जब जनरली क्या होते हैं ये एसिड की प्रेजेंस में होता है। मीन्स जैसे इस तरह से है RCH2OH, हमने इसको एसिड की प्रेजेंस में लिया तो ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। दिस वन इज़ नोन एज प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ आसानी से रिएक्शन कर सकता है, जैसे OH2 ये पॉजिटिव चार्ज है, कोई न्यूक्लियोफाइल है जिस पर मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज अब इस पर अटैक आसानी से कर सकता है और जब ये अटैक करेगा तो यहाँ से OH2 ये OH2 के रूप में रिमूव हो जाएगा और ये हो जाएगा RCH2 न्यूक्लियोफाइल यहाँ जुड़ेगा प्लस H2O यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। तो उस कार्बन से पूरा H2O रिमूव हो गया और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया ये। तो ये था इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल एक्चुअल में सीधे सीधे बिहेव नहीं करता है, जब हम उसको एसिड की प्रेजेंस में रखते हैं प्रोटॉन जुड़ता है तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। तो इस बेसिस पर ये डिफरेंट तरह से यहाँ पर क्लीवेज होता है, उसके आधार पर हम डिफरेंट रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, मतलब जो कार्बन में OH बॉन्ड है इससे क्या करना है, इसका ब्रेक होगा। तो इसके ब्रेक होने से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो जब भी हम यदि मान लीजिए कि हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, यदि 2 हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो इसमें सबसे फर्स्ट है
रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स और एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर या एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्शन है। जनरली यू नो एल्कोहल्स आर वीक एसिड, ये वीक एसिड है, देयरफॉर दे रिएक्ट विद मेटल जैसे ROH। एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं। एक्टिव मेटल्स में जैसे क्या क्या हो सकते हैं, सोडियम, पोटेशियम या फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, Mg, एल्युमिनियम, ATC। इस तरह के मेटल्स को हम एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्शन कराएंगे टू फॉर्म क्या क्या बना लेगा, ROM, 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे ताकि 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो सकें, तो H2 गैस, हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा और बैलेंसी हम वहाँ पर आगे जो है उसको बैलेंस कर लेंगे, 1 होगा 2 होगा फॉर एग्जांपल। तो ये रिएक्शन क्या दिखाता है कि जब कोई मेटल किसी कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके यदि हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर सकता है, इट मीन्स दे आर एसिडिक इन नेचर, वो एसिडिक नेचर के हैं। तो यहाँ पर भी वही है कि जैसे आपने CH3CH2OH एल्कोहल लिया, सोडियम के साथ रिएक्शन किया तो ये बना लेगा CH3CH2ONA, सोडियम इथॉक्साइड प्लस H2, ये 2 लेना पड़ेगा। तो सोडियम एथोक्साइड मीन्स ये एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं कंपाउंड। एक होगा तो मिथोक्साइड, 2 कार्बन है इथोक्साइड, 3 है तो प्रोपेक्साइड। इस तरह से सोडियम इथोक्साइड का फॉर्मेशन कर लिया। यदि मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराते हैं CH3CH2OH, 2 मॉलिक्यूल लेंगे, Mg, 2 फॉर्म CH3CH2O होल ट्वाइस Mg ड्यू टू डाइवैलेंसी इन नेचर, जो है डाइवैलेंट इन नेचर, मैग्नीशियम डाइवैलेंट है। एल्युमिनियम है तो वहाँ पर 3 हो जाएंगे। इस तरह से ये सभी रिएक्शन शो करती हैं दैट एल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर एंड एल्कोहल्स जनरली एक्ट एज ब्रोंस्टेड एसिड। ये यहाँ पर ब्रोंस्टेड एसिड की तरह बिहेव करते हैं। इट मीन्स दे डोनेट ए प्रोटॉन टू स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस को प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं वो इस तरह से। तो एल्कोहल जैसे ROH, 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक हम कंजुगेट बेस ले रहे हैं, तो जनरली क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन तो इधर शिफ्ट कर जाएंगे और ये यहाँ से ऐड हो जाएगा, हाइड्रोजन इसके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो बना लेगा ये RO, एल्कोक्साइड आयन बन गया, प्लस BH, बेस जो है ना, ये बेस था, ये था एल्कोहल एसिड और ये है B फॉर बेस। अब यदि हम इसी एल्कोक्साइड आयन, ये जो एल्कोक्साइड बना हुआ है, इसको यदि आप, जो कि एक किसकी तरह बिहेव करेगा, ये कंजुगेट बेस की तरह बिहेव करता है। ये कंजुगेट बेस को यदि आप वाटर के साथ रिएक्शन यदि फिर करा दें HOH, तब ये होगा कि ये यहाँ से फिर से प्रोटॉन को ले लेगा, मीन्स ये इससे अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और प्रोटॉन ले लेगा टू फॉर्म ROH प्लस OH। तो ये ROH मतलब स्टार्टिंग एल्कोहल फिर मिल गया, तो कंजुगेट एसिड। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर वाटर जो है, वाटर इज अ बेटर प्रोटॉन डोनर देन एल्कोहल। और यही कारण है कि हम ये भी बोल सकते हैं कि वाटर इज स्ट्रॉन्गर एसिड, वाटर इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी के आधार पर आप देखते हैं कि वाटर एक क्या है, स्ट्रॉन्गर एसिड है देन एल्कोहल। तो जो एल्कोक्साइड है वो बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर होंगे देन हाइड्रोक्साइड आयन। या ये बोल सकते हैं कि जो एल्कोक्साइड हैं दीज आर स्ट्रॉन्गर बेस देन हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्साइड आयन के कंपैरिजन में एल्कोक्साइड आयन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस हैं। या फिर एसिड के रूप में कंपेयर करते हैं तो वाटर इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्कोहल। तो ये जो एसिडिक नेचर है एल्कोहल का, ये किसकी वजह से है, ड्यू टू द पोलर ROH बॉन्ड। ये बॉन्ड इसमें क्योंकि क्या होता है, पोलर होता है, मीन्स यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज रहता है और इस पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। तो ये पोलर होने के कारण ही हाइड्रोजन यहाँ से लीव हो सकता है। और जैसे कोई यदि प्रोटॉन यदि लिबरेट कर सकता है, मीन्स वो एसिडिक नेचर का होगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि जैसे जैसे प्रोटॉन डोनेटिंग कैपेसिटी कम होती जाएगी,
उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम होता जाएगा। तो जनरली वैसे तो ये कम ही होते हैं, एल्कोहल्स आर वीक एसिड, और इनका यदि हम एसिडिक कांस्टेंट देखें तो 10⁻⁻16 से 10⁻⁻18 के बीच में ही होता है। तो बहुत ही ज़्यादा वीक नेचर के होते हैं। तो आगे कंपैरिजन है, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एल्कोहल्स। कौन एल्कोहल, जैसे हम पढ़ते हैं कि ये प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है और टर्सरी। जनरली एसिडिक स्ट्रेंथ इस ऑर्डर में पाई जाती है। प्राइमरी एल्कोहल्स आर मोर एसिडिक देन सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी मीन्स इस तरह से होंगे RCHHOH, ये प्राइमरी है क्योंकि जिस कार्बन पर OH ग्रुप है उससे सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है। सेकेंडरी में RCRHOH। टर्सरी में जिस कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वहाँ पर 3 होंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जो ऑक्सीजन प्रोटॉन तभी ये रिलीज कर पाएगा जब ये किसके रूप में कन्वर्ट कर देगा, इसको H आयन के रूप में। तो ऑक्सीजन यहाँ पर वैसे भी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर ज़्यादा होती है, एंड ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इट ड्रॉ मोर एंड मोर जो है जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है टुवर्ड्स द ऑक्सीजन एटम। इसके हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर विड्रॉ करता है। तो स्ट्रांगली विड्रॉ कर रहा है क्योंकि यहाँ पर एक ही एल्काइल ग्रुप हो सकता है। ये पॉजिटिव एक्चुअल में इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। पॉजिटिव आई इफेक्ट के कारण ये कार्बन और कार्बन से कहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ऑक्सीजन की तरफ। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कम दिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप है तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यहाँ से भी। मीन्स जो ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा था लेकिन यहाँ से ऑलरेडी उसके जो है इलेक्ट्रॉन को पूरा किया जा रहा है, उसकी डेफिशिएंसी को। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग कैपेसिटी ऑफ OH बॉन्ड है ये इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वह थोड़ा वीकली अट्रैक्ट करेगा, ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए आसानी से H को H पॉजिटिव के रूप में रिलीज़ नहीं करेगा। टर्सरी में तो 3 हैं, 1 2 3, तो यहाँ से ही इलेक्ट्रॉन काफ़ी मिल जाएंगे, यहाँ से उसको अट्रैक्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से मिस H टर्सरी में से हाइड्रोजन को रिमूव करना डिफ़िकल्ट होता है, आसानी से नहीं निकलेगा। इसलिए टर्सरी एल्कोहल्स जो होते हैं ये क्या होंगे, एकदम वीक एसिड होंगे। उससे ज़्यादा सेकेंडरी होगा और सबसे ज़्यादा होगा प्राइमरी। तो ये किसकी वजह से है, ड्यू टू द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप। As the number of alkyl group increases, the electron density on oxygen atom further rises. ये थोड़ा और बढ़ती जाएगी। As a result, जो OH bond है, the electron attracting capacity of OH from OH bond the decreases. Number of alkyl group बढ़ने से OH bond के जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की क्षमता अपनी ओर थी ऑक्सीजन की, वो घटती जाती है। And the proton releasing tendency hence decreases. प्रोटॉन रिलीज करने की क्षमता भी डिक्रीज हो रही है। तो ये एसिडिक नेचर होगा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। जबकि इसके अपोजिट यदि आप जब यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ये सभी के सभी एल्कोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो एल्कोक्साइड में जस्ट इसका रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा। ये मतलब स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ये कम हो जाएगा, और ये सबसे लिस्ट बेसिक नेचर के होंगे उसके एल्कोक्साइड आयन। तो ये एसिडिक नेचर को एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड दिस इज़ आल्सो नोन एज एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। आपने ऑलरेडी एस्टरीफिकेशन रिएक्शन पढ़ा हुआ है, जिसमें अल्कोहल को हम किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। तो जैसे एक रिएक्शन है CH3COOH रिएक्ट विद HOCH3। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि अल्कोहल H प्रोटॉन H को रिलीज करता है, जबकि हमें OH मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड से। ये कार्बोक्सिलिक एसिड मीन्स एसिटिक एसिड लिया हुआ है, जबकि ये अल्कोहल है मीन्स हमने यहाँ पर मेथेनॉल लिया है। और ये रिएक्शन होती है कंसनट्रेटेड H2SO4। कभी कभी HCl गैस को भी एज ए कैटालिस्ट यूज कर सकते हैं जनरली, लेकिन कंसनट्रेटेड H2SO4 के लीजिए। और ये रिएक्शन जनरली रिवर्सिबल भी पाई जाती है, 2 फॉर्म CH3COOCH3 ईस्टर बन जाएगा, मीन्स ये है मिथाइल एथेनोएट। 2 कार्बन लेंगे यदि अल्कोहल में भी तो इथाइल एथेनोएट बन सकता था, प्लस H2O।
तो CH3COO CH3, या फिर यदि जैसे एथेनॉल लेते तो CH3COO C2H5, ये कंपाउंड बन सकता है। तो यहाँ थोड़ा ये ध्यान देने वाला है कि इसका ये वाला OH पार्ट जाएगा, जबकि यहाँ से हमें मिल रहा है H। और इसके आगे यदि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है अल्कोहल का, तब इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है मेथेनॉल, और उससे ज़्यादा 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ये रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल है। और इसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड का भी होता है, जैसे जैसे कार्बन की संख्या उसमें बढ़ती जाती है रिएक्टिविटी वहाँ पर भी कम देखने को मिलती है। मीन्स सबसे ज़्यादा एसिडिक में मेथेनोइक एसिड होगा, फिर एथेनोइक, प्रोपेनोइक, फिर और भी मतलब जैसे जैसे उसमें कार्बन जुड़ते जाएंगे रिएक्टिविटी कम होती जाती है। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जैसे आप अल्कोहल ले रहे हैं ROH, रिएक्ट विद XMgR', तो यहाँ से ये HX, सॉरी ये तो इसको हम इस तरह से ही लिख लेंगे R'(MgX), ये R और R मतलब डिफरेंट है, तो ये बना लेगा RH प्लस ROMgX। यहाँ से इस तरह से ये फॉर्मेशन कर लेता ROMgX। मीन्स ये ध्यान रहे कि ये फाइनल प्रोडक्ट इसमें जनरली क्या बनता है, एल्केन बनता है, लेकिन जो एल्केन बन रहा है वो किसमें से आया हुआ है, कार्बन संख्या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का है। जैसे CH3OH मेथेनॉल, और हमने लिया CH3CH2MgBr, ये रिएक्शन होगी, रिएक्शन कराएंगे तो CH3CH2 और ये हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, मीन्स इसमें जुड़ जाएगा ये, तब मिलेगा CH3CH3 ईथेन, और ये मिल जाएगा CH3OMgBr मेथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये है एल्कोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड मीन्स मेथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और ये मिल गया हमें मेन कंपाउंड ईथेन। तो यदि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा रहे हैं एल्केन बनते हैं, लेकिन एल्केन जो है फॉर्म्ड करस्पॉन्डिंग टू द एल्काइल ग्रुप ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के एल्काइल ग्रुप से यहाँ पर रिएक्शन डिसाइड होती है। नेक्स्ट होगी, नेक्स्ट है रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड। इस रिएक्शन को एसाइलेशन रिएक्शन या फिर एसिटिलेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। एंड दीज रिएक्शंस जनरली अकर्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक बेस, जैसे पायरिडीन या फिर डाईमेथाइल एमाइन, इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो एक एसिड क्लोराइड ले लें, जैसे CH3COCl, जैसे ये लिया हुआ है एसिटल क्लोराइड या एथेनॉइल क्लोराइड, रिएक्ट विथ HOCH2CH3 इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। यहाँ से हाइड्रोजन इसका और इसका क्लोरीन, ये दोनों HCl के रूप में रिलीज होंगे और ये फॉर्मेशन कर लेगा CH3COCH2CH3 प्लस HCl। ये भी ईस्टर बन गया, एथाइल एथेनोएट, तो यहाँ पर भी हम ईस्टर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। या फिर यदि पायरिडीन के साथ रिएक्शन वो एसिड एनहाइड्राइड CH3COOCOCH3, ये हो जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड, इसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ विद HOCH2CH3, एथेनॉल लिया हुआ है। ये रिएक्शन भी हमने पायरिडीन की प्रेजेंस में करेंगे। तो यहाँ से ये बॉन्ड पूरा यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, इतना ये हिस्सा CH3COOH ये वाला, और CH2CH3 इसके साथ जुड़ेगा तो मिलेगा यहाँ पर CH3COOCH2CH3 प्लस CH3COOH। यहाँ पर भी ईस्टर बना और एज ए बाई प्रोडक्ट के रूप में एसिटिक एसिड मिल गया। तो इस रिएक्शन को हम एसाइलेशन या फिर एसिटिलेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो ये थी रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड इन एल्कोहल। यहाँ पर OH बॉन्ड का क्लीवेज हुआ है। अब नेक्स्ट रिएक्शंस हैं
सेकंड है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। मीन्स जैसे ये C होगा कार्बन OH इस तरह से, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना है। इस बॉन्ड को ब्रेक करने से अलग अलग रिएक्शन होगी और इस बेस के आधार पर यदि रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें एल्कोहल का, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन एल्कोहल, तो इसमें टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। मीन्स सबसे ज़्यादा टर्सरी, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है 3 एल्काइल ग्रुप होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करते हैं जिससे कार्बन पर कौन सा चार्ज, ऑक्सीजन पर ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव चार्ज पहुँच जाता है, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव हो जाएगा, कार्बन पर पॉजिटिव, और ये OH नेगेटिव आयन के रूप में इजीली रिमूव हो जाएगा इन केस ऑफ टर्सरी। सेकेंडरी में कम होते हैं एल्काइल ग्रुप, इसलिए इंडक्टिव फैक्ट वहाँ पर वीक होगा। प्राइमरी में और भी कम है तो इंडक्टिव फैक्ट वहाँ बिल्कुल वीक है, इसलिए OH को वहाँ से रिमूव करना आसान नहीं है। तो टर्सरी वाले यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। और सबसे फर्स्ट पढ़ते हैं इसमें रिएक्शन विद हाइड्रोजन हेलाइड। रिएक्शन विद हाइड्रोजन हेलाइड में जैसे HX, तो जनरली HI, HBr, HCl मानते हैं कि I मतलब HI में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा बड़ी होती है, इसलिए इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी कम है। तो I मतलब आयोडाइड आयन एक तरह से क्या हो गया, बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा इन कंपैरिजन टू ब्रोमीन एंड क्लोरीन, तो इसलिए HI की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, HBr की उससे कम, HCl की सबसे कम। और यही हम रिएक्शन ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं इस तरह की रिएक्शन, तो जब हमने प्रिपरेशन मेथड पढ़ा हुआ था तो ये H, और जनरली ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो मिलता है RX + H2O। तो जैसे यदि हम प्राइमरी लेते हैं CH3CH2OH रिएक्ट विद HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, हीट कीजिए तो ये हो जाएगा CH3CH2Cl + H2O, ये मिल गया क्लोरोईथेन। तो यहाँ पर हीट करना पड़ेगा। वैसे जनरली जब हम प्राइमरी के केस में ही हीट करने की ज़रूरत पड़ती है। अब यदि सेकेंडरी ले रहे हैं CH3CH3HOH, ये 2 डिग्री है, और यदि यहाँ पर HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तब सिर्फ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लेने की ज़रूरत है, इसको हीट करने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर ही हो जाएगी, या फिर थोड़ा सा ही हमें हीट करना पड़ेगा, इससे काफ़ी कम। तो ये हो जाएगा CH3CH3Cl + H2O। तो मीन्स यहाँ पर सेकेंडरी ज़्यादा रिएक्टिव है प्राइमरी से, प्राइमरी एल्कोहल से ज़्यादा रिएक्ट सेकेंडरी। और यदि टर्सरी ले रहे हैं तो ये जैसे हमने लिया 2-मेथाइल प्रोपेन 2-ऑल, मीन्स टर्सरी एल्कोहल है, HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तब ना तो हमें कैटालिस्ट की ज़रूरत है और ना ही हीट की, रूम टेम्परेचर पर ही सिंपली रिएक्शन हो जाएगी क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव कंपाउंड है। तो CH3CH3Cl + H2O। तो ये जनरली जब HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं। इसी तरह से यदि हम HBr लेते हैं तब वहाँ पर HBr के केस में CH3CH2OH, और यदि HBr के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तब जनरली एज ए कैटालिस्ट रूप में यहाँ पर कंसनट्रेटेड H2SO4 को ऐड करते हैं। कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में फ्यू ड्रॉप्स ही लेते हैं और इसको रिफ्लेक्स कर देंगे। रिफ्लेक्स करने से मिल जाएगा CH3CH2Br + H2O। तो ये HBr के साथ, और यदि हम HI के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है बाय हीटिंग द एल्कोहल विद HI, CH3CH2OH + HI। इसको सिर्फ थोड़ा हीट करना है, ज़्यादा हीट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी कैटालिस्ट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और ये बना लेगा CH3CH2I + H2O। तो एल्काइल आयोडाइड, या जैसे यहाँ पर मिला हुआ है आयोडोएथेन, फॉर्म्ड बाय हीटिंग द एल्कोहल एंड HI। लेकिन यदि मान लीजिए कि HI के साथ रिएक्शन करा रहे हैं और यही रिएक्शन रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में हो जाए, सेम रिएक्शन है CH3CH2OH react with HI, but the reaction if occur in presence of red phosphorus at 423 Kelvin, तब फिर किसका फॉर्मेशन होता है,
तब यहाँ पर बनता है एल्केन CH3 प्लस I2 प्लस H2O। तो ये 2HI ले लेंगे, 2 फॉर्म आयोडीन अलग हो जाएगा और वाटर और एल्केन का फॉर्मेशन होता है। तो रिएक्शन लगभग सेम है, बस प्रेजेंस बदलने से कंपाउंड बदल गया, एक में आयोडो एल्केन जबकि एक में सिर्फ मिल रहा है एल्केन। तो ये है रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ और HCl के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो इस रिएक्शन को ग्रुप्स मेथड के नाम से जाना जाता है। इसको हम ग्रुप्स प्रोसेस या ग्रुप्स मेथड, ये इस नाम से रिएक्शंस को पहचानते हैं ग्रुप्स। लेकिन उसके लिए HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ये होना ज़रूरी है। नेक्स्ट रिएक्शन है इसका रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हैलाइड। ये सभी रिएक्शन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ पर एक एक एग्जाम्पल लेके पढ़ लेते हैं। CH3 CH2OH रिएक्ट विथ PCl3। यदि हम PCl3 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल चाहिए हैं टू फॉर्म, ये हो जाएगा CH3 CH2Cl प्लस H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, इसका फॉर्मेशन होगा और ये हो जाएगा 3CH2 CH2Cl। ऐसे ही PBr3 और PI3 भी सेम तरीके से रिएक्ट करेंगी, ब्रोमो एल्केन और आयोडो एल्केन बना लेंगे। तो हम इस तरह की रिएक्शन पहले भी पढ़ चुके हैं, जहाँ प्रिपरेशन हमने पढ़ा हुआ था एल्केन का। PCl5 के साथ रिएक्शन करेंगे तब भी क्लोरो एल्केन ही मिलेगा, CH3 CH2Cl प्लस, लेकिन यहाँ पर HCl और POCl3 एज ए बाई प्रोडक्ट, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये एज ए बाई प्रोडक्ट मिल जाते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड। सेम रिएक्शन CH3 CH2OH SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, ये भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रिएक्शन। SOCl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, मीन्स थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं पायरिडीन की प्रेजेंस में, इससे भी एल्केन बनता है CH3 CH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl, और ये गैस और ये भी गैसियस प्रोडक्ट है, जबकि एथेनॉल जो क्लोरोएथेन है ये एक लिक्विड प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इसको हम बेस्ट मेथड भी मानते हैं हेलो एल्केन बनाने के लिए, रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड के साथ। अच्छा, नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ एल्काइल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यहाँ दोनों का ही क्लीवेज होता है, कुछ पार्ट एल्काइल में से जाएगा और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए ये है CH, इस तरह से है OH और यहाँ पर भी कार्बन है ये H, तो इसका भी जाएगा और इसमें से भी, जो एल्काइल ग्रुप है इसके बगल वाला उसमें से भी एक पार्ट और एक इसमें से। तो इसमें जैसे सबसे फर्स्ट रिएक्शन है एसिडिक डिहाइड्रेशन, ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है एसिडिक डिहाइड्रेशन। तो जब हम किसी अल्कोहल को कंसनट्रेटेड H2SO4 रिएक्ट कराते हैं या फिर फॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये अल्कोहल डिहाइड्रेट हो जाते हैं। जैसे CH3 CH2OH रिएक्ट विद H2SO4 है, मीन्स एसिडिक डिहाइड्रेशन है, कंसनट्रेटेड H2SO4 या फिर H3PO4 एट 443 केल्विन। तो ये टेम्परेचर थोड़ा याद रखना ज़रूरी है, 443 केल्विन पर रिएक्शन होगी, क्योंकि इसके पहले यदि आप करते हैं तो हो सकता है डिहाइड्रेट यहाँ से ना हो। तो यहाँ से OH और इसमें से H ये दोनों रिमूव हो जाएंगे और यहाँ बचेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। तो ये था एसिडिक डिहाइड्रेशन, मतलब यहाँ पर अल्कोहल एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है, इसलिए इसका डिहाइड्रेशन हो जाता है। जबकि सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल्स जो होते हैं वह भी डिहाइड्रेट हो जाते हैं, उनमें थोड़ा कंसनट्रेटेड एसिड की ज़रूरत कम पड़ती है, क्योंकि इसके मुताबिक टर्सरी वाले ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं। तो टर्सरी अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव हैं, सेकेंडरी उससे कम और प्राइमरी सबसे कम है। अब इसका मैकेनिज़्म है कि किस तरह से ये रिएक्शन होती है। तो इसके यदि हम मैकेनिज़्म के बारे में देखें तो सबसे फर्स्ट स्टेप होगा फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल CHH
CHOH। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर H पॉजिटिव मिलेगा, वो इसके साथ जुड़ जाएगा H पॉजिटिव, क्योंकि वहाँ अटैक करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन है, CH H CH HOH, और यहाँ पर भी H जुड़ गया और ये पॉजिटिव चार्ज इस पर आ जाएगा। तो ये बन गया प्रोटोनेटेड एल्कोहल। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है इसमें फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। वहीं दूसरा स्टेप यहाँ पर क्या होगा कि प्रोटोनेटेड एल्कोहल में से रिमूवल ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर होगा, तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन। तो ये है जैसे HCH HCH HOH2 पॉजिटिव चार्ज के साथ है। ये रिएक्शन एक्चुअल में स्लो होती है, थोड़ा सा हम इसको यहाँ पर हीट भी देते हैं। तो ये हो गया HCH पॉजिटिव चार्ज मीन्स कार्बोकैटाइन प्लस H2O। तो यहाँ फॉर्मेशन हुआ है कार्बोकैटाइन का। तो ये कार्बोकैटाइन बन जाएगा और कार्बोकैटाइन बनने के बाद फिर यहाँ पर हमने जिस H का यूज किया था उसको भी रिमूव करना है, क्योंकि एज ए कैटालिस्ट ही है। तो थर्ड स्टेप है लॉस ऑफ प्रोटॉन या एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। तो HCH ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर ये रिएक्शन काफ़ी फास्ट हो जाती है टू फॉर्म CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H पॉजिटिव। तो ये हो गया लॉस ऑफ प्रोटॉन या एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। तो 3 स्टेप में इसकी मैकेनिज्म होगी। फर्स्ट में होगा फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल, सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन और थर्ड है एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन टू फॉर्म एल्कीन। इससे एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये प्रोटॉन जनरली पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, जैसे इस तरह से ये यहाँ पर आ गया और एक यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गया। तो कोई भी हाइड्रोजन हो सकता है इस कार्बन का। तो ये था। अच्छा, डिहाइड्रेशन ऑफ जो एल्कोहल है इसका ऑर्डर है 3 डिग्री, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में जैसे देखें एल्कोहल का है ये 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री टुवर्ड एसिडिक डिहाइड्रेशन, एसिडिक डिहाइड्रेशन की तरफ। तो जो भी सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल्स हैं जनरली उनका जो यहाँ पर डिहाइड्रेशन होता है इट इज़ अकॉर्डेंस टू सर्जेफ रूल, मीन्स हाईली सब्सटीट्यूटेड एल्कीन का जो फॉर्मेशन होगा एज ए मेजर प्रोडक्ट होगा, जबकि लेस वाले जो है लेस सब्सटीट्यूटेड होगा वो माइनर प्रोडक्ट के रूप में बनेगा। अब यदि हम यहाँ पर सेकेंडरी एल्कोहल लेते हैं या टर्सरी कोई भी ले सकते हैं, CH3 CH2 CH CH3, ये सेकेंडरी एल्कोहल लिया हुआ है। इसका यदि आप डिहाइड्रेशन कर रहे हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 एट 443 केल्विन, वैसे 443 केल्विन इसमें ज़रूरत नहीं भी पड़ सकता, थोड़ा बहुत कम होगा, लेकिन प्राइमरी में जनरली 443 ही पड़ता है। तो अब यहाँ से 2 तरह के प्रोडक्ट हो सकते हैं। यहाँ से तो OH जाएगा, यहाँ से भी हाइड्रोजन जा सकता है। यदि यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ तब बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। और एक कंडीशन ये भी है कि OH यहाँ से और हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से रिमूव हो। यदि यहाँ से रिमूव होता है तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 ये बनेगा। एक है मतलब ब्यूट 1 इन, दूसरा है ब्यूट 2 इन। तो मैक्सिमम एल्काइलेशन देखेंगे ब्यूट 2 इन में। इसमें डबल बॉन्ड के दोनों ओर 2 एल्काइल ग्रुप, एक इधर भी है एक इधर भी है, जबकि इसमें डबल बॉन्ड के एक साइड सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप एथाइल है, इस तरफ कोई भी एल्काइल ग्रुप नहीं है। तो ये ब्यूट 2 इन एज ए मेजर प्रोडक्ट, जबकि ब्यूट 1 इन जो बना हुआ है डिहाइड्रेशन के द्वारा वह माइनर प्रोडक्ट होगा। ये है अकॉर्डिंग टू सर्जेफ्स रूल। सर्जेफ रूल ये कहता है कि हाईली जो सब्सटीट्यूटेड एल्कीन होगा, एल्काइलेटेड एल्कीन होगा, वो ज़्यादा स्टेबल, इसलिए उसका फॉर्मेशन भी ज़्यादा होता है। तो ये थे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल कुछ। इसके बाद और भी पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन, बट इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।